हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आप सभी का शिक्षा सरोकार में। साथियों, जो लोग उत्तराखंड पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर वो एसआई की तैयारी कर रहे हों या फिर फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड जो कि आप जानते हैं जुलाई में इसका पेपर होने जा रहा है ना। जो इन भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं सोच रहा हूँ कि आज तो उत्तराखंड पुलिस भर्ती जो 2014 में हुआ जो पेपर, उस पेपर को आज तो हम सॉल्व करेंगे। और कल से मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए एक डिटेल्ड बेसिक से क्लासें स्टार्ट की जाए और एग्ज़ाम तक वो क्लासें डेली आप लोगों के लिए चलती रहेंगी, है ना। तो इस प्रकार की मैं क्लास आप लोगों के लिए लेना चाह रहा हूँ। कल से हम शुरू करेंगे ऐसी क्लास, शुरू से बेसिक से ही, है ना। उसमें हम उत्तराखंड जीके पढ़ेंगे, हिंदी भी पढ़ेंगे और अदर जीके, है ना, यूके जीके और अदर जीके जो आप लोगों का जहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, तो उन सभी टॉपिक को एक सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे जीरो से, है ना। तो ये चीज़ मैं कोशिश करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग अपनी इसमें प्रतिक्रिया दीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि वाकई में आप लोगों को ये पढ़ना है ना। वाकई में आप लोग इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं बहुत तरीके के साथ। क्या ये क्लास शुरू करनी चाहिए, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए फिर, तो हम इस वीडियो के माध्यम से आज पेपर 2014 में जो आप लोगों का हुआ था उत्तराखंड पुलिस का, तो उस पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। और इससे आप लोगों को थोड़ा सा ये आइडिया लगेगा कि कहाँ से प्रश्न बनते हैं, कैसे प्रश्न बन सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम में, है ना, और किस पार्ट से कितने प्रश्न बन रहे हैं। तो ये चीज़ सब कुछ आप लोगों को एक आइडिया इस पेपर को सॉल्व करने से लग जाएगा, ठीक है। चलिए, डिटेल्ड में मैं थोड़ा सा एनालिसिस भी करूँगा, हो सकती है वीडियो थोड़ा सा लंबी भी हो जाए, है ना, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन आप लोगों को हर एक चीज़ मालूम होना अनिवार्य है ना, कहाँ से प्रश्न, कैसे प्रश्न बनेंगे करके। चलिए फिर, प्रश्न नंबर 1, पुष्पावती नदी में बहती है तो कहाँ बहती है। ऑप्शन आपके सामने है। ए है अस्कोट नेशनल पार्क, बी है फूलों की घाटी, सी है कॉर्बेट नेशनल पार्क, डी है गंगोत्री नेशनल पार्क। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होना चाहिए, क्या होगा आप लोग बिल्कुल जानते होंगे, अगर थोड़ा बहुत भी आप लोगों ने तैयारी की है तो बी ऑप्शन इसका सही है। फूलों की घाटी में पुष्पावती नदी बहती है, ठीक है। और फूलों की घाटी कहाँ है, चमोली में है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। चलिए, प्रश्न नंबर 2, झंगोरा और मंडुआ ये क्या है। दोस्तों, इस चीज़ से आप ये वाकिफ़ होंगे, है ना। मंडुआ की रोटी मुझे लगता है हर एक उत्तराखंडी ने खाई होगी, है ना। तो काफ़ी स्वादिष्ट ये रोटी होती है। तो ये क्या अनाज हैं, झंगोरा और मंडुआ किस चीज़ के प्रकार हैं, अनाज के। तो इस चीज़ से एक हमें ये आइडिया लग रहा है कि जो उत्तराखंड की जो चीज़ें हैं, है ना, जो कल्चर वाली चीज़ें हैं या फिर ये खाद्यान्न वाली चीज़ें, ये चीज़ें इनके लोकल में इनको हम क्या कहते हैं, एक लोकल नाम, तो इनसे भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो इससे संबंधित और भी जो भी चीज़ें होंगी आपकी जो उपनाम, तो उन चीज़ों को भी आप लोग क्या करना, तैयार करना इसको, ठीक। चलिए, प्रश्न नंबर 3, आधुनिक चाय फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है। ए है कौशानी, बी केदारनाथ और सी है बद्रीनाथ, डी है मुनस्यारी। तो दोस्तों, ये आधुनिक जो चाय फैक्ट्री स्थापित की गई ये कौशानी में की गई है, ठीक है। और कौशानी आप लोग जानते हैं, इसे भारत का स्विट्ज़रलैंड भी कहा है महात्मा गांधी जी ने, है ना। तो भारत का स्विट्ज़रलैंड तो ये पूछा जाएगा आपसे, तो ये कौशानी को ही कहा जाता है। और महात्मा गांधी जी ने यहाँ योग अनासक्ति, है ना, उसको लिखा था। तो ये अनासक्ति आश्रम भी यही है, अनासक्ति आश्रम, ठीक है। अनासक्ति आश्रम भी आप लोगों को कहाँ है, कौशानी में है, ठीक है। और इसी के साथ अनासक्ति आश्रम के साथ लक्ष्मी आश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है, लक्ष्मी आश्रम भी यही है। क्या चीज़, लक्ष्मी आश्रम। तो एक तो अनासक्ति आश्रम हो गया, एक हो गया लक्ष्मी आश्रम। और ये लक्ष्मी आश्रम इसकी जो स्थापना की थी, तो ये सरलाबेन आप जानती हैं, है ना, सरलाबेन। और वो अनासक्ति आश्रम, वो तो आप जानती हैं महात्मा गांधी जी जब कौशानी में पहुँचे थे और सरलाबेन ने लक्ष्मी आश्रम की
स्थापना की है। और सल्लाबेन को आप जानते ही हैं, इनका उपनाम भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो सल्लाबेन का उपनाम है कैथरीन हेल्मन, कैथरीन हेल्मन। तो इसको भी आप लोग याद रखना। तो दोस्तों थोड़ा बहुत मैं डिटेल में जाने की कोशिश करूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप लोग कोई परेशान मत होना, चीज़ें समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये चीज़ है। चलिए प्रश्न नंबर 4, किस कंपनी ने मोबाइल मैसेजिंग सर्विस व्हाट्सएप को क्रय किया है? तो ये 2014 की बात है, ठीक है। तो ये व्हाट्सएप को क्रय किया था उस समय किसने? अभी भी व्हाट्सएप किसके थ्रू चलता है? ये बी होना चाहिए, है ना, फेसबुक, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए प्रश्न नंबर 5, सन 2014 में संपन्न हुए लोकसभा के लिए सामान्य निर्वाचन हुआ, वह कौन सी लोकसभा है? तो 2014 की ये बात की गई है। आप जानते हैं इसके बाद 2019 में भी लोकसभा का चुनाव हो गया है ना, जहां पर बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला, नरेंद्र मोदी जी फिर से दोबारा प्रधानमंत्री बने, है ना। ये 2014 की बात है, तो 14 में 16वीं थी और 2019 में आप लोगों को 2019 याद रखना है, ये 17वीं लोकसभा थी, ठीक है। अब 19 के बाद 2024 में जो होगी, क्या पता पूछ ले 2024 में कौन सी लोकसभा चुनाव होंगे, है ना, कौन सा निर्वाचन होगा। तो आप लोग ध्यान देना, ये 18वीं होगा अब, ठीक है, ये चीज़ें। चलिए प्रश्न नंबर 6, भारत में वह कौन सा शहर है जहां प्रथम बार 14 फरवरी को 4G मोबाइल सेवा प्रारंभ की गई? ऑप्शन आपके सामने है, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई। तो ये 4G 14 फरवरी 2014 को 4G मोबाइल सेवा आरंभ की गई थी और ये की गई थी दोस्तों बेंगलुरु से, ठीक है। अब तो 5G की शुरुआत हो गई है ना, अभी आई थिंक हुआ या नहीं हुआ शायद, लेकिन ये 13 जिलों से, सॉरी 13 शहरों में, है ना, 13 शहरों से अब ये 5G स्टार्ट होगी करके इस बात की गई है ना। तो 13 जिलों में अभी हुआ या नहीं मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका सी होगा, छठे का सी। ये उस समय की बात है जब 4G लॉन्च ही हुआ था, एयरटेल कंपनी ने, है ना, लॉन्च किया था। चलिए प्रश्न नंबर 7, राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। दोस्तों ये इस प्रकार ऐसा प्रश्न है जो जरूर 1 नंबर आप लोगों को दिला ही देता है। मतलब इसमें जैसे राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, या राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, या शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, नियुक्ति कौन दिलाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इस चीज़ को आप लोग ध्यान देना, ऐसा प्रश्न जरूर आप लोग पढ़ के ही जाना। तो ये इसका आंसर क्या होना चाहिए? राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? ये इसका ए ऑप्शन सही होना चाहिए, राष्ट्रपति को त्याग पत्र संबोधित करता है। और यहीं पर आपको अगर पूछा जाएगा कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, शपथ, ठीक है, शपथ कौन दिलाता है, तो ये उस राज्य के, जिस राज्य की बात होगी, है ना, तो राज्यपाल को शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है, कौन? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के मतलब, है ना, उसी राज्य का जो हाई कोर्ट होगा, ठीक है, तो वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो शपथ दिलाते हैं। ध्यान रखना, शपथ कौन दिलाते हैं? मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और वैसे अगर नियुक्ति की अगर बात होगी, है ना, नियुक्ति कौन दिलाते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति, ठीक है। और अगर अनुच्छेद भी अगर आपसे पूछ ले, अनुच्छेद 155 के अनुसार, ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे ध्यान आ रहा है, तो ये 155 अनुच्छेद के अनुसार नियुक्ति करता है राष्ट्रपति राज्यपाल की, ठीक है। और अभी अगर वर्तमान में कौन राज्यपाल हैं हमारे उत्तराखंड के, अगर पूछा जाएगा आपसे तो कौन है अभी कौन है? गुरमीत सिंह है ना, गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह, है ना। चलिए फिर प्रश्न नंबर 8, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन 1924 में कहाँ हुआ था? तो सबसे जरूरी बात कि 1924 में महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, है ना, तो इस चीज़ को याद रखना। और केवल एकमात्र वो अधिवेशन था जिसमें अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी, ठीक है, और वो था बेलगांव का अधिवेशन। और कब हुआ था? 1924 में। चलिए
प्रश्न नंबर 9, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, बी के एम मुंशी, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है बी एन राव। तो आप लोग जानते ही हैं प्रारूप समिति, ये तो बचपन से ही हम पढ़ते आते हैं, है ना। तो कक्षा 6 से ही प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे ये हम जान जाते हैं लगभग। तो ये इसका ऑप्शन ए होना चाहिए सही, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, बी आर अम्बेडकर। और इसके बारे में थोड़ा सा, जो समितियां थी संविधान सभा की में जो समितियां बनाई थी, वो कुल 10 समितियां बनाई थी दोस्तों। उन 10 समितियों के कौन कौन अध्यक्ष थे आप लोगों को वो भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, जैसे मुझे थोड़ा सा ट्रिक करके मैंने याद किया था, तो जैसे संघ संभाला नेहरू ने, संघ संभाला, चलिए अब मैं लिख नहीं पा रहा हूँ लेकिन आप लोग सुन लेना इस चीज़ को। संघ संभाला नेहरू ने, अंबेडकर प्रारूपा, कार्य संभाला मुंशी ने, झंडे पर कृपा। तो ऐसे इस तरीके से मैंने थोड़ा बहुत याद किया था। इसका मतलब कि संघ समिति एक संघ समिति है ना। संघ से पूछ लिया जाता है कि संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संघ संभाला जवाहर नेहरू ने, है ना। संघ संभाला नेहरू ने, तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऐसे ही अंबेडकर प्रारूपा, तो अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो गए। और ऐसे ही कार्य संभाला मुंशी ने, तो कार्य संचालन समिति, तो कार्य संचालन समिति मुंशी ने, है ना। ये देखो, अब मुंशी जी कार्य, जो भी कार्य होते हैं मुंशी होता है ना उनका, तो ऐसे भी थोड़ा ध्यान रिलेट कर लेना। कार्य संभाला मुंशी ने, झंडे पर कृपा मतलब ये झंडा समिति, ये झंडा समिति थी, इसके JB कृपलानी जी थे इसके अध्यक्ष। ठीक है, और संचालन समिति आपसे पूछा जाता है तो ध्यान रखना, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, संघ का संचालन, ठीक है, सॉरी ये संचालन याद रखना, संचालन राजेंद्र प्रसाद जी ने किया। ऐसे थोड़ा सा रिलेट करके ध्यान रख लेना। ठीक है, संचालन किसने किया? नियमों का संचालन, एक नियम समिति भी थी, उसमें नियमों का संचालन राजेंद्र प्रसाद जी ने किया। ऐसे थोड़ा रिलेट करके कैसे भी आप लोगों को चीज़ ध्यान आ जाए परीक्षा में, है ना, ताकि हम सही ऑप्शन पर क्लिक कर जाएं ऐसे। और 3 उप समितियाँ भी थी, पूछा जा सकता है, क्या पता, है ना। उप समितियाँ, कितनी उप समितियाँ थी ये संविधान की, है ना। समितियाँ जैसे 10 समितियाँ और 3 उप समितियाँ, थोड़ा ध्यान रख लेना। तो दोस्तों वीडियो अच्छी ज़रूर लगेगी आप लोगों को, क्योंकि मैंने मेहनत बहुत की है इस वीडियो को बनाने में ही, है ना। क्योंकि इतने क्वेश्चन टाइप करने होते हैं, उसके बाद वीडियो बनानी होती है, फिर एडिटिंग वगैरह, है ना। तो इस चीज़ को ज़रूर आप लोग लाइक कीजिएगा, और अपने जो भी ग्रुप हैं आप लोगों के, उन ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हैं, है ना, तो आप लोग भी अपना कर्तव्य निभाइएगा, और मैं भी ज़रूर आप लोगों के लिए अपना कर्तव्य ज़रूर निभाऊँगा। ठीक, और अगर आप लोगों को पसंद आती हैं, मैं ज़रूर आप लोगों के लिए हर एक रोज़ डेली लाइव क्लास लूँगा, बहुत ही अच्छी क्लास, वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में, एग्ज़ाम पास करने में आपको ज़रूर मदद दिलाएंगी, ये बात मान लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए, तो ये तो आप लोगों के हाथ का है ना, लाइक शेयर। तो चलिए, जो मेरे हाथ में है मैं ज़रूर इस पर मेहनत करूँगा। ठीक है, आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए आती रहेंगी। 10वां प्रश्न है, वर्ष 2014 के एशियन खेल आयोजित हुए, कहाँ हुए? तो ये कहाँ हुए, ये 2014 की बात है, तो इस चीज़ को आप लोग अब छोड़ दीजिए, है ना, क्योंकि अब तो 2022 है भैया। 2022 में कौन से खेल कहाँ हुए, किस खेल में कौन विजयी हुआ, है ना। जैसे ये थॉमस कप, है ना, जैसे थॉमस कप अभी भारत जीता है, थॉमस कप। और सबसे पहले तो यही कि थॉमस कप किससे संबंधित है, ये भी पूछा जा सकता है। तो थॉमस कप है बैडमिंटन से, कौन खेल किससे संबंधित है ना, कौन सी ट्रॉफियाँ, तो ये थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है, और ये भारत जीती है। तो थॉमस कप से हो सकता है आप लोगों को प्रश्न बन जाए। और भारत ने किसको हराया, ये भी तो पूछा जा सकता है ना। तो डेनमार्क को हराया भारत ने, डेनमार्क को हराया। ठीक, डेनमार्क को हराकर भारत ने थॉमस कप जीता, और थॉमस कप है बैडमिंटन से संबंधित। और ऐसे ही ये उबेर कप भी पूछा जा सकता है, उबेर कप, ये उबेर कप भी बैडमिंटन से ही संबंधित है। ठीक है, महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय कप भी इसको बोला जाता है, महिलाओं का, है ना, ये चीज़। और ये
ध्यान आ रहा है मेरे को, एक दिलीप ट्रॉफी, ठीक है, दिलीप ट्रॉफी, इसको भी पूछा जा सकता है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्रिकेट से ही है। वैसे क्रिकेट तो पसंद है ही आजकल, है ना, तो क्रिकेट से आप लोग लगाव होगा तो आप लोग जानते ही हैं, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। और आगा खां कप भी पूछा जा सकता है, एक आगा खां कप, वो भी ध्यान आ रहा है, आगा खां कप, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, आगा खां कप। तो ये आगा खां ये है हॉकी से, ठीक है, ठीक है, हॉकी, हकाओ, ऐसे ही कुछ रिलेट करके थोड़ा चीज़ों को ध्यान रखने की कोशिश कर लेना, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 11, चीन के राष्ट्रपति ने वर्ष 2014 में अपनी भारत यात्रा किस दिनांक से प्रारंभ की? तो ये तो 2014 से पूछा जा रहा है, कोई आवश्यक चीज़ नहीं है, लेकिन इस चीज़ से हमें ये चीज़ समझ आ रहा है कि जैसे मोदी जी विदेश दौरे में हैं, है ना, या फिर भारत में कोई आ रहे हैं, कोई बड़े बड़े नेता, कहीं के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तो आवागमन और निर्गमन मतलब कहीं जा रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री, तो इन डेट को भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके लिए करंट बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है आपका, ठीक है, तो ये ध्यान देना। चलिए प्रश्न नंबर 12, भारतीय सिनेमा के पितामह के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये भारतीय सिनेमा के पितामह, आप लोग ऑप्शन देख के ही आप लोग सही चले जाएंगे, तो सी दादा साहब फाल्के। तो आप जानते हैं ना, दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है, तो ये किस क्षेत्र में मिलता है? सिनेमा जगत में मिलता है ना। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभी किस फिल्म को मिला है? वो पुष्पा द राइज बोलते हैं ना, पुष्पा द राइज, पुष्पा, है ना, पुष्पा। तो बहुत ही एक डायलॉग फेमस हो रखा है, झुकेगा नहीं करके, है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और ये हीरो किनको मिला है, ये आप लोग अगर मालूम होगा आप लोगों को तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। ज़्यादा इतना भी महत्वपूर्ण नहीं है चीज़ें, मतलब करंट में जो कुछ भी अवार्ड वगैरह या पुरस्कार वगैरह, ये ट्रॉफी वगैरह कौन जीता है क्या है, तो इन चीज़ों को भी आप लोगों को थोड़ा सा याद रखने ही होंगे। प्रश्न नंबर 13, 2014 के भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था? तो ये उस समय की बात है, आप लोगों को अभी वर्तमान समय की याद रखने होंगे, ठीक। प्रश्न नंबर 14, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो सुदूर कौन सा संस्थान कहाँ है ना, तो ये चीज़ें भी आप लोगों को पढ़नी होंगी और बहुत अच्छे से वो चीज़ें याद रखनी होंगी। तो सुदूर संवेदी संस्थान है, ये डी ऑप्शन देहरादून में है, ठीक है, ये कहाँ है? देहरादून में है, ठीक। और ऐसे ही आप लोगों को संस्थान से बहुत कुछ पूछा जा सकता है ना, जैसे एक चीज़ मेरे को ध्यान आ रहा है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ है? ये रुड़की में है, ठीक है। तो ऐसे भी आप लोग ये चीज़ें, मतलब जो संस्थान हैं जैसे जल संस्थान, तो ये सभी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी होंगी। प्रश्न नंबर 15, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना आप लोग ऑप्शन देके ही सही में चले जाएंगे, है ना, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1945 में, ठीक है, 1945 में। चलिए प्रश्न नंबर 16, गढ़केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है या कौन था? ठीक, गढ़केसरी के नाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी उपनाम आप लोग उत्तराखंड में बड़े बड़े जो विद्वान लोग हैं, है ना, बड़े बड़े जो व्यक्तित्व वाले हैं, तो उनके आप लोगों को नाम उपनाम भी याद रखने होंगे। तो ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत, हेमंती नंदन बहुगुणा, श्रीदेव सुमन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गढ़केसरी इसमें से तो ऑप्शन में लग ही नहीं रहा है, तो डी ऑप्शन सही होगा, है ना। तो ऑप्शन में है ही नहीं, क्योंकि आप जानते हैं गढ़केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, है ना, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ये जाने जाते हैं गढ़केसरी के नाम से, ठीक। और गोविंद बल्लभ पंत ये तो आप जानते हैं, ये हिमालय पुत्र के नाम से जाने जाते हैं, हिमालय पुत्र गोविंद बल्लभ पंत ये किस नाम से जाने जाते हैं? हिमालय पुत्र। और इन्हीं को इनके दोस्त एक नाम से ये पुकारते थे, वो नाम था महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, महाराष्ट्र इनके दोस्त पुकारा करते थे,
कि इनका उपनाम दिया जाता है महाराष्ट्र करके। तो महाराष्ट्र उपनाम से कौन जाने जाते हैं? गोविंद बल्लभ पंत। और हिमालय पुत्र के नाम से भी यही जाने जाते हैं। हेमवंती नंदन बहुगुणा ये आपके धरती पुत्र कहलाते हैं, धरती पुत्र उपनाम से जाने जाते हैं। और धरती पुत्र के साथ साथ ये हिमपुत्र, एक तो हैं हिमालय पुत्र, हिमालय पुत्र तो गोविंद बल्लभ पंत हो गए, हिमालय है ना, और हिमपुत्र, ये हिमपुत्र नाम से जाने जाते हैं हेमवंती नंदन बहुगुणा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान देना, ठीक है। और श्रीदेव सुमन ये तो आप जानते हैं, टिहरी प्रजामंडल की इन्होंने स्थापना की थी। और टिहरी प्रजामंडल उसकी स्थापना इन्होंने कब की थी? 1939 में की थी, है ना, टिहरी प्रजामंडल की स्थापना। और एक इनसे एक चीज़ वो ध्यान आता है, क्या? आमरण अनशन वाला, है ना। इन्होंने 81 दिन का आमरण अनशन किया था, है ना। और स्टार्ट किया था वो कब से? 3 मई से इन्होंने स्टार्ट किया था, वो 3 मई 1944 से स्टार्ट किया था। और 25 जुलाई को ये शहीद हो गए थे, है ना। 25 जुलाई ये 81 दिन, हाँ 3 मई से जून, हाँ 1944, 25 जुलाई 1944 को ये शहीद हो गए थे। इन्होंने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, ठीक है। 81 दिन का भूख हड़ताल था वो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितने दिन का, ऐसे भी पूछा जा सकता है। और कब से स्टार्ट किया था ये भी पूछते हैं, 3 मई से 1944, है ना, 1944 से। और 25 जुलाई को ये, ठीक है, ये शहीद हो गए थे। चलिए प्रश्न नंबर 17, टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण का वर्ष कौन सा था? तो टिहरी राज्य, ये टिहरी राज्य आ गया, है ना। तो ये भारतीय राज्य में कब इसका विलीनीकरण हुआ? क्योंकि तब तक ये क्या था, एक यहाँ राजतंत्र चलता था, है ना, एक राजा हुआ करते थे। तो अंतिम राजा आप जानते हैं कौन थे? कौन थे? महेंद्र चंद, ये महेंद्र क्या थे? सॉरी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मानशाह थे ना, है ना। तो थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप लोग इस गलती को नकारेंगे, ठीक है, और आप लोग एग्जैक्ट बताएंगे, ठीक। तो ये 1949 में भारतीय संघ में ये विलीन हो गया था, ठीक है, भारतीय संघ में शामिल हो गया था। फिर यहाँ से राजतंत्र यानी कि समाप्त हो गया था, ठीक। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को उनकी स्थापना के बढ़ते वर्षों के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो ये इसका आंसर आप लोग दीजिए। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान ये ऑप्शन है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। यानी कि आपको इनको स्थापना के बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि सबसे पहले स्थापना किसकी हुई, फिर उसके बाद किसकी हुई, फिर उसके बाद किसकी हुई, है ना, बढ़ते हुए क्रम में बताना है आपने। चलिए, तो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए, कौन सा होगा? बिल्कुल सी ऑप्शन होना चाहिए, है ना। यानी कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले इसकी स्थापना हुई, फिर उसके बाद गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, फिर उसके बाद राजाजी, फिर उसके बाद चौथे पर गंगोत्री, ठीक है। और आप जानते हैं कार्बेट इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, है ना। और सॉरी एक मिनट में ऐसे लिख देता हूँ, 1936 में इसकी स्थापना हुई थी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की। और ये उसके बाद कौन सा ऑप्शन हमारा सी था, है ना, फर्स्ट, यानी कि गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1980 में। और उसके बाद राजाजी इसकी स्थापना हुई थी 1983। और इसके बाद गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना हुई थी 1989, ठीक है। तो यहाँ पर तो आप लोगों को ये स्थापना के बढ़ते हुए क्रम में बताना है ना, बढ़ते हुए, यानी कि इससे ये बड़ा, फिर ये बड़ा, फिर ये बड़ा, ठीक है। ये तो ऐसे पूछ लिया, या हो सकता है आप लोगों को ऐसे पूछ दे कि क्षेत्रफल के बढ़ते हुए क्रम में बताइए, या घटते क्षेत्रफल के घटते हुए क्रम में सबसे बड़ा कौन है, इस प्रकार से पूछ ले क्षेत्रफल में, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे भी चीज़ों को ध्यान रखना है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछते तो गंगोत्री सबसे बड़ा हो जाता, गंगोत्री, है ना। इसका 2390 किलोमीटर प्रति वर्ग स्क्वायर है ना, इतना। ऐसे आप लोगों को मतलब ये चीज़ पढ़ना है, राष्ट्रीय उद्यान अच्छे से पढ़ने हैं, ये स्थापना के क्रम में भी पढ़ने हैं आपको, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ने होंगे, ध्यान रखना इस चीज़ को।
चलिए प्रश्न नंबर 19। तो इतना टाइम अगर मैं लगा दूंगा इनमें तो मुझे लगता है ये तो बहुत ही लंबी वीडियो बन जाएगी, है ना। तो थोड़ा सा स्पीड में भी चलना होगा। तो सूची 1 है और सूची 2 है, इन सूचियों को मिलाना है। यानी कि कौन सी नदी, ये नदी है ना, कहाँ से निकलती हैं, कौन से ग्लेशियर से। ठीक है, चलिए फिर। तो ये ऑप्शन है आपके पास ABCD। तो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए खतलिंग। खतलिंग आप जानते हैं, ये ऑप्शन यानी कि खतलिंग अगर एक भी अगर आपको यहाँ पर मालूम है तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, खतलिंग भिलंगना से, है ना, खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी निकलती है। तो A का 2 यानी कि A का 2 देख लो, A का 2, तो B ऑप्शन सही लग रहा है ना। चलिए और भी मिला लेते हैं, क्या पता उपयुक्त में से कोई नहीं हो, है ना। तो यानी कि B का 3 नामिक पूर्वी रामगंगा। ठीक है, और चौथा C का चौथा जौहर घाटी ट्रेल पास और बैजनाथ गोमती। ये तो बिल्कुल सही है, D का भी। ठीक है, तो B ऑप्शन आप लोग बिल्कुल सही है। ठीक, और इसी में आप लोगों को एक प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि नदियों का संगम पर कौन सा स्थान है ना। इस प्रकार से भी प्रश्न बनते हैं कभी, जैसे सरयू और पूर्वी रामगंगा। ये ठीक है, पूर्वी रामगंगा, इन नदियों का संगम पर स्थित कौन सा शहर है, कौन सा नगर है ना। तो कौन सी जगह है, वो स्थान पूछ लेते हैं। तो सरयू और पूर्वी रामगंगा, इनका संगम होता है रामेश्वर में। रामेश्वर आप जानते हैं ये पिथौरागढ़ में है ना। ऐसे ही सरयू गोमती, सरयू और गोमती, इनका संगम, ये नदियां जहाँ पर मिलती हैं वो स्थान, उस स्थान को कहते हैं हम बागेश्वर। पूछ लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ठीक है, यमुना और टॉन्स, ये कालसी पर होता है, यमुना और टॉन्स संगम। यमुना और टॉन्स का संगम कहाँ होता है, कालसी में। तो ये चीज़ें भी आप लोगों को पढ़नी होंगी। ठीक है, अलकनंदा, भागीरथी, देव प्रयाग होता है इसी प्रकार से। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ये पढ़नी पड़ेंगी। चलिए प्रश्न नंबर 20, धौली गंगा। देखिए संगम वाले आगे ना, तो धौली गंगा और काली गंगा, इनका संगम कहाँ पर बनता है। देखो प्रश्न बनाना, और मैंने यहीं पर चीज़ों को समझाने के, यहाँ क्योंकि नदियों से आया था तो मुझे मालूम हो गया था कि नदियों संगम वाला भी इस प्रकार से भी प्रश्न बनते हैं करके। तो इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए बताइए। प्रश्न नंबर 20, इसका A ऑप्शन होगा, है ना, धौली गंगा और काली नदी, इनका संगम धारचूला। ठीक है, धौली गंगा और काली, और काली और गोरी नदी, ये तो आप जानती हैं, काली और गोरी नदी का संगम, है ना। ये कहाँ होता है, ये जहाँ मेला लगता है जौलजीबी में। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को ध्यान रखना, इन चीज़ों को, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 21, थोड़ा सा स्पीड में बढ़ूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं काफ़ी टाइम ले रहा हूँ। पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के मध्य हुआ। अकबर और हेमू, B है बाबर और हेमू, C है हुमायूं और शेरशाह, D है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये वीडियो जैसे मैं बना रहा हूँ, मैं ऐसे ही इसको अपलोड भी कर लूँगा यूट्यूब पर, है ना, ताकि मुझे ज़्यादा एडिटिंग करने की आवश्यकता ना हो पड़े। और बीच में कहीं पर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग उस चीज़ को इग्नोर करेंगे। ठीक है, और बताएंगे अगर ज़्यादा ही कोई परेशानी हुई हो, क्योंकि मैं वीडियो को एडिट नहीं करूँगा इसको, है ना। इतनी बड़ी वीडियो बनेगी तो एडिट करना ये मुश्किल है थोड़ा बहुत। ठीक, चलिए फिर पानीपत का द्वितीय युद्ध के बारे में पूछा जा रहा है। तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ वो हुआ था अकबर और हेमू के बीच हुआ था, है ना, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अगर प्रथम युद्ध की अगर बात होती, प्रथम युद्ध जो 1526 में हुआ, आप लोग जानते हैं, तो वो किससे के मध्य हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, चलिए फिर प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन पंचप्रयाग में सम्मिलित नहीं है। तो पंचप्रयाग में कौन सम्मिलित नहीं है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ये तो देखने पर ही हमें स्पष्ट लग रहा है कि D ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होना चाहिए, हरिद्वार पंचप्रयाग में सम्मिलित नहीं है ना। पंचप्रयाग में कौन है, देवप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग, है ना, और कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग। यहाँ पर ये कन्फ्यूज करने के लिए
ये पंचप्रयाग में एक बार मैंने प्रश्न कहीं देखा था, ये यूके SSC में ही बना था वो। यहाँ पर आपको पंचप्रयाग में एक ऑप्शन दिया था, कौन, केशव प्रयाग, केशव प्रयाग करके, ठीक है। ऐसे पंचप्रयाग में केशव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग और देव प्रयाग ऐसे ऑप्शन दिए थे। इनमें से कौन पंचप्रयाग में सम्मिलित नहीं है? यहाँ तो हरिद्वार दे दिया, ये इसने बिल्कुल गलत दे दिया, मतलब ऑप्शन ही बिल्कुल ही हर एक 100% लोग इसको सही कर देंगे। तो अगर इसी की जगह केशव प्रयाग होता तो थोड़ा सा ये टफ पड़ जाता है ना। तो केशव प्रयाग नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना पंचप्रयाग में, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 23 निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? उत्तराखंड नजीबाबाद वैसे ही दिख रहा है ना। 23 बिल्कुल आप लोगों का सही ऑप्शन होना चाहिए, 23 का सी। माणा, चक्राता है ना, ग्वालदम, ये सभी हैं। ग्वालदम, माणा ये तो कहाँ है? ये चमोली में है, चक्राता देहरादून में है, ठीक है। चलिए तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सी सही होगा। दोस्तों अभी भी अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक अवश्य करें यार, है ना। इतनी मेहनत से मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए ही काम करूँगा, इस चीज़ को ध्यान रखना, है ना। अगर अच्छा फीडबैक आप लोगों की ओर से मिलता है तो ज़रूर आप लोगों के और बेहतर, इससे भी जितने भी पुराने पेपर हो रखे हैं उन सभी को एक एक करके सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोगों को पता चले कि कैसे यूके SSC पेपर बना रही है ना। तो उसके लिए ज़रूर आप लोग लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने ग्रुप में शेयर इसको ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताना भी, कमेंट से उत्साह बढ़ता है, थोड़ा सा हमारा भी मनोबल बढ़ता है ना। चलिए फिर प्रश्न नंबर 24, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? झांसी, गढ़वाल की झांसी की रानी, कुमाऊं की, है ना, ये कुमाऊं की लक्ष्मीबाई। तो ये उपनाम जो हैं दोस्तों, इन चीज़ों को आप लोग ज़रूर एक बार याद रखना, ठीक है। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसे कहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर यहाँ तक वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो मैं आप लोगों से अपेक्षा कर रहा हूँ कि आप लोग ज़रूर कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसे कहते हैं आप बताएंगे, ठीक है। तो झांसी की रानी ये संज्ञा किसे दी गई है? ये किसे दी गई है? 24 बिल्कुल होना चाहिए ये तीलू रौतेली को, ठीक है, तीलू रौतेली को। ये गुलेरिया, गुलेरिया से एक चीज़ ध्यान आ रहा है दोस्तों, ये टिहरी रियासत में प्रताप शाह थे, प्रताप शाह, ठीक है। प्रताप शाह की पत्नी थी ये, ठीक है, प्रताप शाह की पत्नी, और इनका पुत्र था कीर्ति शाह, कीर्ति शाह, ठीक, कीर्ति शाह। तो कीर्ति शाह ये छोटे थे, बहुत छोटे, लगभग 11 वर्ष के, जब ये प्रताप शाह की मृत्यु हो गई थी। तो शासन फिर कीर्ति शाह ने किया, और कीर्ति शाह छोटे थे, वो तो कहाँ कर पाते शासन, है ना। तो उनकी ये संरक्षिका थी, कौन? ये महारानी गुलेरिया। तो पूछा जाता है कि गुलेरिया किसकी संरक्षिका थी? तो कीर्ति शाह की, ठीक है। पत्नी किसकी थी? प्रताप शाह की, ठीक। और हाँ, एक इनसे और एक प्रश्न बन जाता है, इनका मूल नाम था कुंदन देई, कुंदन देई, ये चीज़, ठीक है। थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा ये चीज़ भी ध्यान रखना, क्योंकि अब हो सकता है कि ये चीज़, यही प्रश्न ना पूछे, इससे जो चीज़ मैं बता रहा हूँ फैक्चुअल चीज़ें, ये चीज़ यहाँ से पूछ ले, है ना। चलिए प्रश्न नंबर 25, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी बताइए? 1965 में, है ना, 1965 में हुई थी ये, इस चीज़ को ध्यान रखना, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 26, नैनीताल झील को किस और नाम से जाना जाता है? तो और नाम ऋषि सरोवर यहाँ पर दिख रहा है, और भी इसके नाम है नैनीताल झील के, ठीक है। उन चीज़ों को आप लोग याद रखना। तो ये ऋषि सरोवर के नाम से ये जाना जाता है। अभी तो 26 में ही पहुँचे हम, है ना, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। समय कितना होगा? ओहो, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, 27 में ही है, तो और स्पीड बढ़ानी होगी। भारत में निम्नलिखित में से सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो 27 का बताइए दोस्तों, 27, और इसका बिल्कुल आप लोग सही दे रहे होंगे, बिल्कुल गोरखपुर इसका सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। तो प्रश्न किस प्रकार से बन रहे हैं आप लोग ध्यान देना। अब थोड़ा सा मैं स्पीड से बढ़ूंगा, लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी और अपलोड होने में भी दिक्कत हो जाएगी फिर, है ना। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? ये उस समय पूछा गया था 2014 में, उस समय बराक ओबामा थे, है ना। और अभी अमेरिका के ये राष्ट्रपति कौन है आप लोग जानते हैं, जो बाइडन, है ना, जो बाइडन है, ठीक है, याद रखना। और उपराष्ट्रपति कौन है ये आप लोग बताना, ठीक है, कमला हैरिस है, ठीक है। चलिए मैंने ये बता दिया।
ये भारत मूल के हैं ना, इसलिए। उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर कौन है? तो उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर, ये उस समय की बात है, ठीक है। तो ये उस समय की बात है, उस समय कौन थे? 2014 में गोविंद सिंह कुंजवाल थे, ठीक। 29 का सी। अभी कौन है आप लोग कमेंट कीजिए, अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में, विधानसभा अध्यक्ष कौन है? ठीक है, चलिए इतना बता देता हूँ कि एक महिला है, पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है उत्तराखंड की। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का 29वां राज्य है? तो अब तो 28 ही राज्य हैं, है ना। जम्मू कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित में बांट, है ना, केंद्र शासित बन गया है, और वो भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख करके। तो 29 नहीं, ये 29वां उस समय बना था, 2014 में तेलंगाना बना था, ठीक है। अभी 28 ही राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? चलिए कमेंट बॉक्स में जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, अगर आप लोग बिल्कुल धैर्य से, संयम से आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं, जरूर आप लोग इन चीज़ों को कमेंट करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश अभी कितने हैं कुल? प्रश्न नंबर 31, यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है या बसे हैं फिर? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। ये नई दिल्ली, मथुरा, आगरा, ये सभी यमुना नदी के ही किनारे व्यवस्थित हैं। चलिए प्रश्न नंबर 32, यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 32 इसका सही ऑप्शन, बिल्कुल मैं सही ऑप्शन पर जा रहा हूँ, बी ऑप्शन सही है, ठीक है, 1945 में, ठीक है। और आपसे पूछा ये जा सकता है कि यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, संयुक्त, है ना, ये दिवस कब मनाया जाता है? तो क्योंकि ये 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। पूछ लेते हैं कभी कभार, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 33, सन 2011 की जनगणना अनुसार भारत की जनसंख्या न्यूनतम प्रतिशत जिस राज्य में है वह है, कौन सा है? 33। चलिए 33 का जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या न्यूनतम प्रतिशत जिस राज्य में है वह राज्य कौन सा है? इसका आंसर तो आप लोग बिल्कुल सही देंगे, है ना। ये सिक्किम राज्य है। जनसंख्या न्यूनतम प्रतिशत की दृष्टि से पूछा गया, ठीक है, न्यूनतम प्रतिशत जनसंख्या की दृष्टि, क्षेत्रफल की दृष्टि से होता तो गोवा होता फिर, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 34, पृथ्वी व सूर्य की निकटतम दूरी वाली स्थिति को क्या कहते हैं? उपसौर, अपसौर या फिर उपभू, अपभू? ये तो ऑप्शन ही ऐसे ही हैं कि बिल्कुल ही गलत हैं, है ना। चलिए तो 34 का ऑप्शन क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर है दोस्तों अपसौर, ठीक है, निकटतम अपसौर, ठीक है। उपसौर यानी कि ऊपर, ऊपर मतलब दूर हो गया, ठीक है, ऐसे थोड़ा रिलेट करके ध्यान रखना, उप मतलब ऊपर हो गया, ठीक है, अपसौर मतलब निकटतम स्थिति होगी, ठीक है। अपसौर की स्थिति कौन सी तारीख को बनती है और उपसौर की स्थिति किस तारीख को बनती है ये स्थिति? तो ये आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं इसलिए पूछ दे रहा हूँ आप लोगों, क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे तो थोड़ा चीज़ें और अच्छे से ध्यान रहेंगी, मैं नहीं तो मैं ही बता देता बस, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आप लोग ये चीज़ कमेंट करेंगे। प्रश्न नंबर 35, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। चलिए 35 का आंसर दीजिए। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों 35 का ऑप्शन, बिल्कुल आप लोगों का ए ऑप्शन सही होना चाहिए। देखो नियुक्ति की बात होगी ना, इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो ऐसी अगर ऐसा प्रश्न आप लोगों के सामने आ जाएगा तो आप बिल्कुल बिना डरे आप राष्ट्रपति में ही चले जाना, आप लोगों का 95% वो ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही है। चलिए 36, भारत की संसद द्वारा सूचना का अधिकार किस वर्ष अधिनियमित हुआ? तो सूचना का अधिकार अधिनियम ये आप जानते ही हैं 36 बिल्कुल 2005, है ना। चलिए 37, वर्तमान में उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक कौन हैं? तो ये वर्तमान में ये 2014 की बात है, ठीक है। और 2014 में उस समय जो थे ये कौन थे? उस समय ये BS सिद्धू जी थे, ठीक है, उस समय पुलिस महानिदेशक। और अभी कौन है? अभी तो आप जानते हैं ये अशोक कुमार जी हैं, है ना। इनसे पहले रतूड़ी जी थे, ठीक, अभी अशोक कुमार हैं। चलिए
सोनगंगा और मंदाकिनी नदी का संगम, देखो दो प्रश्न बन गए ना ये संगम पर। मैंने कहा कि ये जो संगम वाले क्वेश्चन हैं इनको ध्यान से आप लोग पढ़ना जो सभी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक नहीं दो प्रश्न बन रहे हैं, देखिए, ठीक, एक प्रश्न तो ज़रूर बनेगा ही बनेगा। तो ये सोनगंगा और मंदाकिनी नदी का संगम, इसका सी ऑप्शन होना चाहिए। सोन प्रयाग दिया गया है, सोन नदी, ठीक है। तो ये कर्ण प्रयाग तो पिंडारी और अलकनंदा है ना, पिंडारी और अलकनंदा का संगम है। विष्णु प्रयाग, ठीक, आप लोग कमेंट कीजिएगा। रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम रुद्रप्रयाग है ना, अलकनंदा और मंदाकिनी। चलिए प्रश्न नंबर 39, सूची 1 और सूची 2 दे रखी हैं, इनको मिलाना है आपने, तो आप लोग इनको ज़रूर मिला लीजिए, ठीक है। ये हैं ऑप्शन आप लोगों के सामने। तो 39 इसका मैं सही ऑप्शन दे देता हूँ सी, यानी कि केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है। केदारनाथ आप जानते हैं रुद्रप्रयाग में है ना। नैना देवी नैनीताल, नैना देवी नैनीताल। गोलू देवता चितई वाले है ना, तो ये अल्मोड़ा में है ना। ये जब ये आप जागेश्वर को जाते हैं तो वहाँ ये मंदिर है गोलू देवता का। मनसा देवी हरिद्वार में है, बहुत चढ़ाई पर है ना, हरिद्वार मार्केट में। चलिए प्रश्न नंबर 40, प्रतिवर्ष रायल खतीमाई होगा शायद, क्या पता, मुझे टाइपिंग एरर है यार, खतीमाई है शायद, ठीक है। शिष्टाचार आयोजन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? रायल खतीमा शिष्टाचार आयोजन ये किस धर्म से संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। तो 40 इसका सही ऑप्शन है बी, बौद्ध धर्म से है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है आप लोग कमेंट भी बताइए, और लाइक अभी तक भी नहीं किया ज़रूर साथियों लाइक अवश्य कीजिएगा, ठीक है। आपका एक लाइक मुझे बहुत हिम्मत देगा, ठीक है, और आप लोगों के लिए और अच्छा प्रयास करने के लिए मुझे अभिप्रेरित करेगा। और अपने दोस्तों में भी जो भी ग्रुप बने हैं आपके, वहाँ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 41, ग्रीन पार्टनर को सुरक्षित रखना नामक प्रोग्राम जिसका उद्देश्य समुद्री कछुए को संरक्षित करना है किस प्रदेश में आयोजित हुआ? मतलब आप जान रहे हैं ना कि करंट के भी यहाँ प्रश्न बन रहे हैं, करंट के काफ़ी अच्छे प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। तो करंट पर भी आप लोगों को ध्यान देना है, करंट की मैगजीन ज़रूर पढ़ना आप लोग एक। तो ये 41 का इसका सही ऑप्शन है केरल है, ठीक है। उस समय 2014 में था ये प्रश्न। भारतीय वन्यजीव के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स एक है, क्या है? फ्लाइंग फॉक्स ये क्या है? 42 इसका सही ऑप्शन है दोस्तों, ये ऑप्शन है चमगादड़, ठीक है। संगाई त्योहार निम्नलिखित में कहाँ मनाया जाता है? कौन सा त्योहार, कौन सा नृत्य, ठीक है, कहाँ होते हैं? तो इस प्रकार से भी प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखना है। तो 43 का सही ऑप्शन है बी, मणिपुर, संगाई मणिपुर, ठीक है। मणि से संगाई बज गई, ठीक है, शहनाई बज गई है। इस प्रकार से थोड़ा कैसे भी चीज़ों को रिलेट करके आप लोग ध्यान रख लेना, संगाई मणि, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 44, समुद्री कटक 90 ईस्ट कटक में स्थित है। समुद्री कटक 90 ईस्ट कटक में स्थित है। तो 44 का आंसर है दोस्तों सी, ये भारतीय महासागर, ठीक है। ये प्रश्न थोड़ा सा हटके प्रश्न है, तो कुछ ज़्यादा ही टफ टिपिकल प्रश्न होते हैं तो वो सभी के लिए होते हैं, है ना। तो इस पर घबराना नहीं है, कुछ प्रश्न होते ही हैं ऐसे। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम बार खोजा गया अशोक का स्तंभ है? तो 45 का आंसर है ए, दिल्ली मेरठ का स्तंभ। एथलेटिक्स का दूसरा नाम क्या है? तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये ट्रैक एंड फील्ड है एथलेटिक का दूसरा नाम। 47, भारत ने प्रथम बार किन कॉमनवेल्थ खेलों में भाग लिया था? तो कहाँ लिया था भारत ने सबसे पहले? तो सबसे पहले तो आप लोगों को सन मालूम होना चाहिए, है ना। तो 1934 में वो सन है कॉमनवेल्थ खेलों में जहाँ भारत ने पहली बार प्रतिभाग किया, और 1934 तो और कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, एक ही है लंदन। तो लंदन में हुआ था वो कॉमनवेल्थ खेल।
ऑस्कर के लिए प्रथम भारतीय फिल्म भेजी गई थी, तो प्रथम फिल्म ऑस्कर के लिए जो भेजी गई थी वो है मदर इंडिया। 49 फिल्म फेयर पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किए गए, तो इसका सही ऑप्शन है ए 1952 से। प्रथम प्रोग्राम दूरदर्शन पर प्रसारित टेलीकास्ट किया गया जो वह है कौन सा है, वो इसमें सही ऑप्शन है दोस्तों ए कृषि दर्शन। प्रथम प्रोग्राम है जो दूरदर्शन पर टेलीकास्ट किया गया था। 51 कौन सी नदी बद्रीनाथ के नज़दीक से निकलती है। देखो नदियों से प्रश्न बहुत बनते हैं, ठीक है, तो मैंने इससे पहले भी एक प्रश्न आया हुआ था, है ना, कि ये कौन सी नदी के ये नगर बसा है ना, इसके पास में, तो ऐसे ही बद्रीनाथ पर भी यहाँ पर भी पूछा गया है, देख लीजिए। तो 51 का सही ऑप्शन है दोस्तों अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा एक साउथ की आप लोगों ने पिक्चर अगर देखी हो, थोड़ा ध्यान मुझे आ रहा है ना, क्योंकि मैंने देखी थी, तो अलकनंदा करके कुछ उसमें नाम, ये हीरोइन जो भी थी वो, है ना, तो अलकनंदा उनका नाम था। और ये पूरा फिल्म बद्रीनाथ पर ही ये फिल्माया गया था, और उसका जो हीरो का वहाँ पर उसमें नाम था वो बद्री था उसमें, ठीक है। तो थोड़ा ऐसे भी मेरे को ध्यान आता है चीज़ें, चलिए कोई बात नहीं, ठीक। प्रश्न नंबर 52 वह पहला भारतीय जिसे भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो कौन है भैया। 52 का सही ऑप्शन है सीवी रमन, ठीक है, और इनको 1930 में मिला था ये नोबेल पुरस्कार, ठीक। रमन प्रभाव के लिए, है ना, भौतिकी में रमन प्रभाव के लिए, है ना। रमन प्रभाव क्या था, वो कुछ प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित था, ठीक है। मुझे इतना तो थोड़ा ध्यान आ रहा है, मतलब और अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है। प्रकाश का प्रकीर्णन पर उन्होंने काम किया था, ठीक है, रमन प्रभाव उसको कहते हैं हम। 1930 में, हाँ 1930 में इनको मिला था, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 53 भारत में किसको गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। देखिए उपनाम से यहाँ से भी आ गया, तो ये तो आप जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। सूची 1 का सूची सेकेंड से मिलान करना है, ये सूची फर्स्ट है और सूची ये रहा सूची सेकेंड। तो सचिन तेंदुलकर को तो आप जानते हैं लिटिल मास्टर बोलते हैं, तो सी का 4 होना चाहिए, सी का 4 तो सभी में है भैया, है ना, तो ये है। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो जानते हैं आप, बी का फर्स्ट, तो बी में फर्स्ट कहाँ है, ये 2 ऑप्शन है, तो ये 2 तो खल्लास हो गए, ठीक। अब लोकनायक और देश बंधु चित्तरंजन दास बोलते हैं हम, है ना, तो डी का सेकंड कहाँ है, डी का सेकंड इसमें नहीं है ना, तो ये हो गया, तो डी ऑप्शन इसका सही है। देश बंधु चित्तरंजन दास और जयप्रकाश लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ये हो गया, ठीक। प्रश्न नंबर 55 भारत की प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो इस राष्ट्रपति पूछा जा रहा है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, अगर प्रधानमंत्री पूछा जाता तो ए ऑप्शन। तो ध्यान ये रखना है आपको कि प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेना है, ये नहीं कि महिला राष्ट्रपति कौन थी, अगर सीधे आया प्रश्न आप लोगों ने इंदिरा गांधी टिक कर दिया, फिर ध्यान में आ रहा आपके कि अरे ये तो राष्ट्रपति पूछा गया था, है ना, इस प्रकार से। प्रश्न नंबर 56 निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं या हैं, कौन सा है या हैं, तो ये सभी केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा खेल उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल है, और इसका सही ऑप्शन है क्या, बी फुटबॉल। और भारत का कौन सा है, हॉकी भारत का है, ठीक है। हमारे देश का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है, और राज्य का खेल फुटबॉल। कपिलेश्वर गुफा स्थित है, तो कपिलेश्वर गुफा पूछा जा रहा है, गुफाओं से इससे भी पूछा जाता है ना, तो 58 का सही ऑप्शन है पिथौरागढ़ में है, ये तो कपिलेश्वर गुफा पिथौरागढ़ में है। उत्तराखंड में अर्जुनेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो अर्जुनेश्वर मंदिर जो है दोस्तों ये पिथौरागढ़ में है ना, ये भी कहाँ है, पिथौरागढ़ में है अर्जुनेश्वर मंदिर। उत्तराखंड में आसन बैराज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, आसन बैराज ये देहरादून में है, ठीक है। उत्तराखंड में हाथकालिका मेला कहाँ लगता है, हाथकालिका ये तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, हाथकालिका मंदिर, है ना, इनमें तो ऑप्शन में है ही नहीं हाथकालिका, ठीक है। हाथकालिका मेला कहाँ लगता है बताइएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, चलिए ठीक है। डी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि उत्तरकाशी चमोली देहरादून में तो है ही नहीं। ये
कुमाऊं में लगता है। ठीक है, चलिए इतना हिंट दे देता हूँ, आप लोग बताइएगा। बंदरपूछ ग्लेशियर कहाँ स्थित है? बंदरपूछ ये तो उत्तरकाशी में है। ठीक है, ठीक, पूछ ऊंच ऊ आ रहा है ना, तो ऊषा उत्तरकाशी, ऐसे भी थोड़ा ध्यान रख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर लैंसडाउन के समीप स्थित है? तो 63 इसका सही ऑप्शन है, तारकेश्वर मंदिर है। लैंसडाउन के समीप में ही तारकेश्वर मंदिर। ठीक है, चलिए सही सुमेलित करना है, उसका चयन करना है। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांश है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष अशोक है, बिल्कुल सही है। तो हिमाचल का राज्य वृक्ष देवदार है, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी सही है। 65 उत्तराखंड में सबसे बड़ा कागज उद्योग कहाँ स्थित है? तो कागज उद्योग ये तो आप जानते हैं, है ना, कागज उद्योग सबसे बड़ा कागज उद्योग है 65 बी लाल कुआं। ठीक, लाल कुआं में है कागज उद्योग सबसे बड़ा उद्योग। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? ये तो आप लोग देख के ही पहचान जाएंगे, है ना। 66 का डी देहरादून, कालसी देहरादून, है ना। 67 उत्तराखंड में जौनसारी गायक पूछा जा रहा है, तो जौनसारी गायक फकीरा सिंह चौहान है। रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ था ये 1919 में हुआ था। ठीक है, रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट आप लोग जानते होंगे, बिना अपील, है ना, बिना अपील, बिना दलील, बिना अपील, चलिए मैं इतना लिखने में लगूंगा तो फिर और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील, ये वाला था। ठीक है, और इस कानून में ये क्या कानून था? ये ब्रिटिश सरकार ने ये कानून लगाया था, है ना, क्योंकि उस समय ब्रिटिश सरकार उसका शासन था। ठीक, और उसको ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार इसने इस एक्ट के थ्रू प्राप्त कर लिए थे कि कोई भी किसी पर भी कोई भी मुकदमा अगर होता है ना, तो अदालत में वो मुकदमा नहीं चला सकता है। उसे बिना मुकदमे के, है ना, बिना दलील के, बिना वकील के ही उसको जेल में बंद कर दिया जा सकता है। तो ये था थोड़ा रॉलेट एक्ट। ठीक है, सत्यशोधक समाज से संबंधित हैं दादा भाई नौरोजी, ज्योतिबा फूले, है ना। तो इसके सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, ज्योतिबा फूले। चलिए 70 निम्नलिखित में कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम में नहीं बहती है? तो पूर्व से पश्चिम में नहीं बहती है पूछा जा रहा है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम में नहीं बहती है जो, और वो ऑप्शन में यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, कृष्णा नदी से। ठीक है, ताप्ती, नर्मदा, माही ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर। मैंने एक थोड़ा सा ट्रिक से भी ध्यान रखे थे, क्या, नमस्ते लंदन करके, ऐसे नमस्ते। ठीक है, नमस्ते ते में टी ही आएगा, और लंदन मतलब ये लूनी नदी। ठीक है, लंदन मतलब लूनी नदी। नौ मतलब नर्मदा नदी, और मौ मतलब माही, एस मतलब हो गई साबरमती, और क्या बता, ती मतलब हो गया ताप्ती। ये था ऐसे। ठीक है, चलिए अब हिंदी के प्रश्न आ गए हैं। 30 प्रश्न आप लोगों के हिंदी के हैं, 30 क्वेश्चन। तो उत्तराखंड पुलिस में ये 30 क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाते हैं, है ना। तो ये हिंदी आपकी मेरिट बनाने में बहुत मदद साबित होती है, इसलिए हिंदी को बहुत अच्छे से ही पढ़िएगा आप लोग। हिंदी को थोड़ा सा भी कमज़ोर, मतलब थोड़ा भी ईजी तरीके से मत लीजिएगा उसको, उसमें अच्छे नंबर लाने हैं आपने। 28, 29, 30 अगर नंबर ले आते हैं तो सिलेक्शन 100% आपका श्योर हो जाता है। तो सही वाक्य कौन सा है? फल बच्चे को काट कर खिलाओ। फल बच्चे को काट कर खिलाओ, अरे नहीं यार, गलत हो गया। बच्चे को काट कर, अरे नहीं, ऐसा नहीं करना है। बच्चे को फल काट कर खिलाओ, हाँ बच्चे को, है ना, फल काट कर खिलाओ, ये सही है। सही, सभी सही नहीं है भैया, 2 गलत हैं ऊपर के। चलिए ये ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें, तो आंसर ये कहाँ आ रहा है? फल बच्चे को काट कर खिलाओ, ये नहीं होना चाहिए था, है ना। क्यों? ये तो ये नहीं, ये गलत ऑप्शन हुआ।
71 फल बच्चे को काट कर, नहीं, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, सी ऑप्शन होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। में हो सकता है गलत प्रिंट हुआ। चलिए प्रश्न नंबर 72, लाभ के लिए व्यापार या शेयर आदि खरीदने में पूंजी लगाने के लिए शब्द कौन सा है? तो इसका 72 इसका सही ऑप्शन होगा ए, निवेश, निवेश बोलेंगे। मनोयोग में संधि है, संधि भी अच्छे से पढ़ लेना आप लोग, मनोधन योग, इसका ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। विसर्ग संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि के भेद, ठीक है, और विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, इन सभी संधियों को पढ़ लेना आप लोग अच्छे से। सांप्रदायिकता की देश में हुई थी, तो इन डैश जो कॉमा है इनमें आप लोगों को फिल करना है, क्या बताइए? बी ऑप्शन, सांप्रदायिकता की आग देश में लगी हुई थी। लाली मेरे लाल की जीत देखूं तिल लाल, लाली देखन मैं गया मैं भी हो गया लाल। तो लाल वर्ण ये शब्द की बारंबारता हो रही है ना, देख लीजिए, लौ वर्ण की बारंबारता हो रही है, सॉरी, ठीक है, लौ वर्ण की बारंबारता हो रही है, तो ये अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। तो आप लोगों को अलंकार से भी, यानी कि आपको अलंकार भी छोड़ने नहीं है, अलंकार भी पढ़ने अच्छे से, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। ये देखिए, और अलंकार से बना है प्रश्न, यानी कि अलंकार आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, इसमें कौन सा अलंकार है? तो 76 का इसमें ए श्लेष है, ठीक है। हे जीवितेषु उठो उठो, यह नींद कैसी घोर है, क्या तुम्हारे योग्य यह तपोभूमि सेज कठोर है। तो इसमें रस पहचानना है आपने, तो ये तो देख लो आप लोग, यहाँ थोड़ा सा इसको हाइपर का यूज किया गया है ना। तो हे जीवितेषु, तो ये क्या है? उठो उठो यह नींद कैसी घोर है, क्या तुम्हारे योग्य यह तपोभूमि सेज कठोर है। तो ये दोस्तों ये करुण रस है, ठीक है, करुण रस। शिशु सबराम प्रेम बस जाने प्रति समेत, निकेत बखानी निज निज रुचि, स्व ले ही बुलाई सदित स्नेह जाए। तो इसमें भी रस पूछा जाए, यानी कि रस भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ भी 2 प्रश्न बन रहे हैं, तो ये 78 का आंसर होगा, यहाँ भी बी ऑप्शन होगा, श्रृंगार रस। शिशु सबराम प्रेम बस जाने प्रति समेत, निकेत बखानी निज निज रुचि, स्व ले ही बुलाई सदित स्नेह जाए। श्रृंगार की बात हो रही। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? मतलब बुरे से भी अधिक बुरा होना। एक तो गलती ऊपर से, मतलब फिर दूसरी गलती हो गई, ठीक है। प्रश्न नंबर 80, जिसके समान द्वितीय नहीं, इसके लिए एक शब्द बताना है आपको। तो वो तो अद्वितीय हो गया है ना, डी हो गया ऑप्शन। दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है, ज़रूर इसको शेयर कीजिए, बहुत अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाता रहूँगा, है ना। और अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर कीजिए, और एक लाइक अवश्य कीजिएगा, ठीक है ना। लाइक, बिना लाइक के, है ना, तो लाइक तो अवश्य करना है, इतना तो करना। बच्चों को पहले पहल अन्न खिलाना के लिए शब्द है, तो 81 का सही ऑप्शन है दोस्तों, अन्नप्राशन उसको कहते हैं, ठीक है, अन्नप्राशन। 82, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, बताइए। 82 इसका सही ऑप्शन होना चाहिए, प्रयत्न के बिना वास्तविकता सामने नहीं आती, इसका मतलब। मुहावरे से भी प्रश्न बनते हैं आपके, ठीक है, कहावतें से भी प्रश्न बनते हैं। हिंदी बहुत अच्छे प्रश्न दे सकती है आप लोगों को। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे, कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, या फिर संयुक्त वाक्य? तो इसका सही ऑप्शन है मिश्र वाक्य है ना। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे। जब तक वह घर पहुंचा, तो ये वाक्य तो पूरा नहीं हुआ है ना, तो वाक्य कहाँ छिपा है? इसके इस सेंटेंस में छिपा है, ठीक है। जब तक इस सेंटेंस को पूरा नहीं करेंगे तब तक ये वाक्य पूरा नहीं बनेगा, ऐसे वाक्य होते हैं मिश्र वाक्य। 2 अलग अलग वाक्यों को जोड़कर या, अथवा, या और, इस प्रकार के जो संयोजक होते हैं,
तो इनसे जो प्रश्न जो वाक्य बनता है वो संयुक्त वाक्य होता है। सरल वाक्य एक ही सेंटेंस होता है, ठीक है। जैसे उसके पिताजी जा चुके थे, ये हो गया एक, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 84, द्वार शब्द में प्रयुक्त ध्वनियों का विभाजन है। तो 84 का आंसर दोस्तों ए होगा, द्वार, ठीक है। ऐसे सही वाक्य का चयन करना है। सीता की चरित्र अच्छी है, सीता को चरित्र अच्छा है, सीता का चरित्र अच्छा है ना। तो यहाँ पर देखो हमें बोलने पर ही थोड़ा वो हो रहा है ना। सीता का अच्छा चरित्र है, तो आपको इन दो में कन्फ्यूजन होगा जरूर, यहाँ सी और डी में। देखो सीता का चरित्र अच्छा है और यहाँ है सीता का अच्छा चरित्र है, ठीक है। तो चरित्र यानी कि किसी नाउन, अब मैं इंग्लिश में चले जा रहा हूँ थोड़ा, सो संज्ञा यानी कि, है ना। तो संज्ञा पर, संज्ञा से पहले, ठीक है, संज्ञा से पहले जो होता है क्या, विशेषण होता है, ठीक, एडजेक्टिव जिसको हम कहते हैं। तो ये अच्छा यानी कि पहले होना चाहिए था, नाउन ये बाद में होना चाहिए था। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, तो यहाँ पर कौन सा कारक है, ठीक है, बताइए। 86 का आंसर होगा दोस्तों बी, संबोधन हो रहा है, ठीक है, संबोधित किया जा रहा है। ये संबोधन का ही सिंबल होता है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं यानी कि अलग होने का भाव आ रहा है ना। कर्ता ने कर्म को करण से अपादान, है ना, कर्ता ने कर्म को अपादान से, है ना। तो ये ऐसी चीज़ें थोड़ा याद रख लेना। तो ये अपादान होगा, अलग होने, अलग होना, ठीक। प्रतिकूल में उपसर्ग है, प्रतिकूल में उपसर्ग है, ये प्रति उपसर्ग है। उपसर्ग आगे लगते हैं ये किसी भी वर्ण के, और प्रत्यय पीछे लगते हैं, ठीक है, शब्द के पीछे। भारत एक विशाल देश है, वर्षों की पराधीनता के बाद उसे स्वाधीनता प्राप्त हुई, फिर वह गणतंत्र बना। तो इसको पढ़ के आप लोगों को आंसर देने हैं। अब 89 में है, विशाल निम्न में से क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो विशाल कहाँ है, ये भारत एक विशाल देश है, क्या है, ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। विशाल, देखो 89, तो ये विशाल क्या, देश है, देश मतलब कोई चीज़, है ना, देश किसी का नाम हो गया, है ना। तो ये चीज़, ये क्या होते हैं, नाउन होते हैं, मतलब संज्ञा होते हैं। और संज्ञा की विशेषता बता रहा है, देश कैसा, विशाल, तो ये क्या हो गया, विशेषण। तो संज्ञा या नाउन या प्रोनाउन पढ़ा होगा आप लोगों ने, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं, ठीक है। आगे है, वह यह निम्न में से है, क्या है, यह कहाँ आया भैया, इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है टाइपिंग एरर हो सकती है 90 में, चलिए इसको छोड़ दीजिए। युवकों कौमा निम्न में से है, युवकों, जहाँ पर भी युवकों आया है ये क्या है, कौन सा प्रश्न है, युवकों 91, युवकों जहाँ पर भी आया है ये क्या है, भारत के युवकों को, ठीक है, युवकों कोई लोग हैं, है ना। तो ये कहाँ गया, तो ये संज्ञा है, ठीक है, ये नाम है युवकों के, युवक हैं मतलब, है ना, कोई चीज़ें हैं, लोग हैं, लोग, वस्तु, नाउन की परिभाषा क्या होती है संज्ञा की, किसी वस्तु स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, है ना, व्यक्ति, देश, कुछ भी, यानी कि जिसका हम नाम रख सकते हैं, जिसका नामकरण कर सकते हैं, वो संज्ञा है ना। तो युवक बोल दिया। सफल बनाना होगा निम्न में से है, तो ये 92 आप लोग उसको पढ़ लेना ऊपर, ठीक है। तो ये 92 का आंसर डी होगा दोस्तों, क्रिया, ठीक है, बनाना, सफल बनाना, है ना, क्रिया बनाना, जिसके पीछे भी ना लग के अगर शब्द बन जाए, है ना, ना लगा के शब्द बन जाए, ठीक, उसको हम, जैसे खाना पीना रोना धोना, ये सब क्या है, ये सब क्रिया है। कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो 93 का सही ऑप्शन होगा सी, उत्पल नहीं है, रसाल, नलिन। तो आपको पर्यायवाची भी महत्वपूर्ण बन जाते हैं, यहाँ से भी एक प्रश्न हमेशा देखने को मिल जाता है। तो पर्यायवाची भी आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसका बी दिखा रहा है, 93 का बी दिखा,
रसा, अच्छा हाँ ये रसा, ये तो आम का होता है ना, सॉरी आम, ये तो आम का है, सॉरी, ठीक है, माय अपोलॉजी, तो हो जाती है कभी गलती। तो बी ऑप्शन सही है इसका, पर्यायवाची नहीं है पूछा जा रहा है ना, रसाल तो आम का होता है। नलिन, उत्पल, राजीव, ये सब कमल की पर्यायवाची हैं। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, देखो 2 प्रश्न बने हैं पर्यायवाची से। दिनकर पर्यायवाची है, रवि है, आदित्य भी है, यह सभी, तो डी ऑप्शन सही होगा। 95, हे का विपरीत शब्द कौन सा है? 95, तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ग्राह्य। हे का विपरीत शब्द पूछ रहा है, ग्राह्य होगा, ठीक है। ओजस्वी का विलोम है, ओजस्वी यानी कि ओजस्वी, बहुत ही ओजस्वी है ये बालक, बोलते हैं ना, ओजस्वी यानी कि निस्तेज हो जाएगा, ठीक है, निस्तेज, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कपीस में संधि है, कपि धन ईस, ई धन ई, तो एक ही वर्ण की दोनों ओर जब ये उसकी बारंबारता होती है ना, वही चीज़ें आती हैं, तो वो दीर्घ बन जाता है, तो 97 का ए बन जाएगा। संधि भी पढ़ लेना आप लोग एक बार, और अगर आप चाहते हैं तो मैं डिटेल्ड में हिंदी जीके, उत्तराखंड जीके भी और अदर जीके भी, करंट भी, ये सब क्लासें लूँगा, ठीक है, और डेली बेस पर मैं क्लास लूँगा। अगर आप लोग पसंद करते हैं मेरा पढ़ाना, है ना, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, और इसके लिए आप लोगों को बस करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है ना, वीडियो को लाइक करना है, और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, ठीक है। और एक छोटा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे पता चलेगा कि वास्तव में आप लोग कितने इच्छुक हैं आप लोग, है ना। 98, चलिए फिर, याचना का बहुवचन क्या होगा? याचना का बहुवचन दोस्तों याचना ही होता है, ठीक है, ये शी ही होता है, याचना ही इसका बहुवचन है। आधा तीतर आधा बटेर होना, आधा तीतर आधा बटेर होना, 99 का इसका बी होगा, बेमेल या फिर बेढंग होना, ठीक है, बी सही होगा। दोस्तों ज़रूर लाइक कीजिएगा, है ना, मैं फिर से आप लोगों को एक बार फिर याद दिला रहा हूँ, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और कमेंट भी करना आप लोग अवश्य, ठीक है। विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, अल्प विराम होता है, पूर्ण विराम होता है, निर्देशक, अवतरण, तो इसका अवतरण नहीं होता है, ठीक है, निर्देशक चिन्ह भी होता है, पूर्ण विराम, अल्प विराम भी होते हैं, तो एक बार विराम वाले चैप्टर उसको भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक, यहाँ से ही प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों ये थी फिर आज की वीडियो, पूरा पेपर हमने सॉल्व किया नॉन स्टॉप, है ना, मैंने पानी तक नहीं पिया इस बीच। तो कैसी लगी आप लोगों को ये क्लास, कैसी लगी ये वीडियो, ज़रूर बताना एक बार कमेंट में, है ना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दें, है ना, और बेल आइकन को भी दबा लेना, और ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लास और तैयारी से संबंधित वीडियोज़ आप लोगों को इस चैनल पर मिलती रहेंगी, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर, है ना, मिलते हैं आगे आप लोगों को अच्छी वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।